So, hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss wastage and stagnation. ये क्या होता है और इसके कौन कौन से मेजर्स हैं, इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, किस वजह से होता है। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ही मेरे से ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि वेस्टेज क्या होता है। वेस्टेज रिफर टू द फिनोमिना ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल एंड नॉट कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। वेस्टेज क्या है? एक फिनोमिना है स्टूडेंट्स का कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, जो बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं फॉर सेवरल रीजंस, उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। और किस रीज़न से ये होता है, किस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, किस वजह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बीच से ही छोड़ देते हैं। तो इनके कई सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा रीजन क्या होता है? पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे क्या होता है? गरीबी सबसे बड़ा कारण होती है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो बच्चों के लिए अपनी ड्रेस को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, फ़ीस को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, टेक्स्ट बुक को, रिसोर्सेज को, ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और प्लस उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हो वो काम करना शुरू कर देते हैं। उनके पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हाँ, अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा आप पढ़ाई मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। तो इस वजह से बच्चे क्या करते हैं? ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण हमारा क्या है? पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक फैक्टर, और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो स्कूल को ड्रॉप आउट कर देता है। सेकंड यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन। बच्चों के अंदर क्या है? ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई को लेके, रुचि नहीं है उनके, वो मोटिवेशन नहीं है, वो जुनून नहीं है कि हम पढ़ेंगे तो कुछ करके दिखाएंगे, कुछ अचीव करेंगे। क्योंकि उनका वैसा सोशल बैकग्राउंड नहीं है जिसमें आप देखते हो लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट भी रहता है। क्योंकि पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा बच्चे को फोर्स नहीं करते हैं। आजकल के टाइम आप देखो तो एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। हर जगह आपको एजुकेशन की बात देखने को मिल जाती है। पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, टीचर्स भी सपोर्ट करती है, सोसाइटी भी एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करती है। बट कुछ कुछ जगहों में क्या है कि आज भी जो है वो पेरेंटल जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम है, जिसकी वजह से जो बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट है स्टडी के थ्रू वो नहीं आ पा रहा है। और इसका दूसरा कारण भी ये है कि जो हमारा करिकुलम है वो सही से डिज़ाइन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। वही आप देखते हो कि पुरानी वही चैप्टर्स चलते आ रहे हैं, वही बुक्स रिपीटेडली हो रही है, वही अगर टीचर पुराने मेथड से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं बोर हो जाता है। अगर वो फिर सोचता है ये पढ़ाई बहुत बोरिंग है, मेरे से नहीं होगी, तो वहीं पे वो क्या कर देता है? ड्रॉप आउट कर देता है। वो सोच लेता है कि मुझे पढ़ाई यहीं से कंटिन्यू नहीं करनी है। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। यहाँ की जो हमारी स्कूल की जो परफॉर्मेंस है, जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, टीचर्स इतने सपोर्टिव नहीं है जो स्टूडेंट्स को रेगुलर फीडबैक दें कि उनको कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से एरिया में उन्हें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस एरिया में वो चीज़ें लैक कर रहे हैं, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं लैक है, जिसकी वजह से बच्चों का जो कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो भी धीरे-धीरे लो होता चला जा रहा है। तो बच्चा क्या सोचता है कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अब पढ़ाई छोड़नी है, तो ये डिसीज़न ले लेता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे फैक्टर की बात करें तो हेल्थ हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। किसी-किसी बच्चे को एनीमिया की दिक्कत हो जाती है, अस्थमा की दिक्कत हो जाती है, हेल्थ ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ती है, वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती, जिसका एक बड़ा कारण है पॉवर्टी। पॉवर्टी के कारण क्या होता है? बच्चों को वो न्यूट्रिशन लेवल नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसके सारे कह सकते हैं कि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक लेवल पे उसको मिल सके, वो सारी चीज़ें लैक हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है? उसके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी देखने को मिलते हैं और वो अपनी पढ़ाई को नहीं कंटिन्यू कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, सोशल और कल्चरल फैक्टर, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो बैरियर है वो सोसाइटी और कल्चर फैक्टर भी बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं बच्चे के ड्रॉप आउट स्कूल में। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करती है। वो कहती है कि नहीं, हमें इनके साथ नहीं पढ़ना है, हमको अलग पढ़ाइए, हम इनके साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे। और सोसाइटी उनको टॉन्ट भी करती है कि आप क्या करोगे पढ़ के, आपका काम ये पढ़ाई करना नहीं है, आपका काम दूसरा, आप वो करिए जाके। और कहीं न कहीं कल्चरल जो फैक्टर है, जो उनका रिलिजन है, जो उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको लेके भी कई ज़्यादा उनको बोला जाता है, जिससे कि बच्चा क्या होता है? बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। और उनके पेरेंट्स भी उनको
बोलते हैं कि बेटा रहने दो, ये सोसाइटी, ये समाज तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहेंगी, तुम नहीं कर पाओगे, जिसकी वज़ह से बच्चा भी ये सोच लेता है कि हाँ, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं एक बच्चे को स्कूल छोड़ने के पीछे। तो ये सारे रीज़न्स आप देख सकते हो जो कि इन्वॉल्व रहते हैं वेस्टेज के अराउंड। तो आई होप ये आपको वेस्टेज की मीनिंग और इसके रीज़न्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन-कौन से मेजर्स जो हैं वो लिए गए थे वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप 4 आपको मेजर्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला हमारा मेजर आ जाता है मिड डे मील स्कीम। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या मिड डे मील स्कीम लॉन्च करने का डिसाइड किया था कि जिसमें हम बच्चों को फ्री मील्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चे खाने को भी अच्छे से, वो उनका न्यूट्रिशन लेवल को भी हम अ, पूरा कर सकेंगे और साथ ही साथ बच्चे की जो अटेंडेंस है वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि कुछ-कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही पॉवर्टी से गुज़र रहे होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, जिनका 2 वक़्त का खाना भी मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चा जो है वहाँ पे उसको अच्छे से खाना भी मिलेगा, अच्छे से न्यूट्रिशंस उसको मिलेंगे और साथ ही साथ इसी बहाने ही वो स्कूल आएगा और स्कूल आके कुछ सीखेगा, कुछ पढ़ेगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम ये लॉन्च हुई थी मिड डे मील स्कीम अंडर सर्व शिक्षा अभियान, तो जिसमें कि बच्चों को फ्री खाना देने का डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर की हम बात करें स्कॉलरशिप एंड इंसेंटिव्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स होंगे उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कोई दिक्कत ना हो और उस बच्चे को भी किसी तरीके की परेशानी ना फेस करनी पड़े और वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सके, वो अपनी स्टडीज़ को छोड़े नहीं बीच से। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स फ़ीस नहीं अफ़ोर्ड कर पाते, इसलिए वो बच्चे को उसका बच्चे का स्कूल छुड़वा देते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे हम स्कॉलरशिप और इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को, या जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप बैकग्राउंड से आते हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, पढ़ाई को अपनी छोड़े ना। नेक्स्ट अगर मेजर की हम बात करें एनरोलमेंट ड्राइव्स, कंडक्टिंग एनरोलमेंट ड्राइव्स टू आइडेंटिफाई एंड एनरोल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि एनरोलमेंट ड्राइव्स यहाँ पे हम करवाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन-कौन से डेटा यहाँ पे इकट्ठा करा जाएगा कि किन स्टूडेंट्स ने कौन से ईयर में, कौन से डेट में स्कूल जाना बंद कर दिया था, और उन स्टूडेंट्स का पता लगाइए, उन स्टूडेंट्स की रीज़न पूछिए कि आपने क्यों स्कूल छोड़ा, आपने क्या रीज़न रहा, उस रीज़न्स को आप जान के उनकी हेल्प करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वो स्कूल दोबारा से जॉइन करें। तो ये सारी ड्राइव्स भी गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे अल्टरनेट एजुकेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है अल्टरनेट एजुकेशन प्रोवाइड भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे थे। यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो कि बच्चे डिस्टेंस से भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे क्या बोला गया था कि अगर जो बच्चा नहीं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पा रहा है ड्यू टू सेवरल रीज़न, कई बार क्या होता है स्कूल दूर होता है, बच्चे को आने जाने में दिक्कत होती है, बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कन्वेंस अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें बच्चों को ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जा रही थी, ताकि बच्चा घर बैठे भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है अगर उसे ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन तो कंप्लीट ही कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू से लॉन्च किए गए थे, जिससे कि बच्चा जो है अपनी पूरी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके, बिल्कुल भी ड्रॉप आउट ना ले, अपनी स्टडीज़ को वो डिसकंटिन्यू ना करे। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारे जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। आई होप ये आपको मेजर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम स्टैग्नेशन को समझेंगे कि स्टैग्नेशन क्या होता है। स्टैग्नेशन रिफर्स टू द फिनोमेना ऑफ स्टूडेंट्स रिपीटिंग द सेम क्लास और ग्रेड लेवल मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे स्टैग्नेशन का क्या मतलब है कि ये भी एक फिनोमेना है स्टूडेंट्स का, जिसमें कि बच्चा सेम क्लास में सेम बार बार अगर रिपीट कर रहा है या वो पास नहीं कर पा रहा है उसी सेम क्लास को, तो उस चीज़ को हम लोग स्टैग्नेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल 4th क्लास में है और वो बार बार रिपीटेडली 2-3 बार फेल होता जा रहा है उसी क्लास में, उसको बार बार वो 4th क्लास रिपीट कर रहा है, वो 5th स्टैंडर्ड में जा ही नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग स्टैग्नेशन बोलते हैं और ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। तो क्या रीजंस हैं इसके पीछे? तो सबसे पहला आप रीज़न यहाँ पे देख पा रहे हो, इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड। यहाँ पे ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कई सारे स्कूल्स में क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एक टीचिंग मेथड से बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, जिससे कि क्या होते हैं बच्चे की इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस
हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपने में एक अलग है। किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है। तो यहाँ पे टीचर्स को डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए टॉपिक्स को समझाने के लिए, जिससे कि बच्चा जो है वो अपना इंटरेस्ट बनाए और पढ़ाई में और ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट करे और ज़्यादा रुचि ले, ताकि वो अपनी जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से सॉल्व कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर फिक्स ही टीचिंग एड को यूज़ करते हैं, फिक्स मेथड को यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या बच्चा हो जाता है, बोर हो जाता है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता, वो पढ़ाई में अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ कर देता है। तो ये सबसे पहला हमारा रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, पुअर करिकुलम डिज़ाइन। कई बार क्या होता है, जो करिकुलम होता है वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। बच्चे बोर हो जाते हैं उस करिकुलम को पढ़ के। क्योंकि कई बार क्या होता है, वही करिकुलम आपको, वही रट्टाफिकेशन वाला, वही सारी पुरानी चीज़ें, तो कई बार क्या होता है, बच्चा जो है वो पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाता है। उसे ये सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, और कहीं न कहीं क्या होता है कि वो जब उसको समझ में नहीं आएगा तो अपना इंटरेस्ट वो खो देगा। जब इंटरेस्ट खो देगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो पास कहाँ कैसे हो पाएगा। तो ये जो हमारा रीज़न है पुअर करिकुलम डिज़ाइन का, वो भी बहुत बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, तो इनएडुकेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडुकेट है, वो सही से नहीं है, जिससे क्या होता है, कई बार बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्लासरूम में बैठ के। वो सही से जब कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो पढ़ाई में कैसे मन लगाएंगे। अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है, सही से बैठ नहीं पा रहा है, अगर उसको सही से लाइटिंग नहीं मिल रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, उसे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट अगर रीज़न की बात करें, स्टूडेंट फैक्टर। स्टूडेंट फैक्टर में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही हो जाता है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, बीमार काफ़ी जल्दी पड़ जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ इनके साथ इतने इतने ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को सही से कर नहीं पाते हैं। एग्ज़ाम्स उनके छूट जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, बच्चा रिपीट कर जाता है वही सेम क्लास। दूसरा यहाँ पे अगर हम रीज़न देखें तो कई बार क्या होता है, फ़ीस का फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इसमें। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो फ़ीस को टाइम से नहीं पे कर पाते, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम्स छूट जाते हैं। आपने भी देखा भी होगा कि जब तक आप फ़ीस नहीं पे करोगे तब तक आपको एग्ज़ाम्स देने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे कई सारे स्कूल्स का ये रूल होता है। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट जो है वो फ़ीस पे करने में टाइम लगा देते हैं या नहीं पे कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे का जो एग्ज़ाम्स है वो छूट जाता है और बच्चा क्या करता है, वही सेम क्लास में उसको रिपीट करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, लैक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। बच्चों को रेगुलर फीडबैक जो है वो नहीं मिल पाता है। कई बार क्या होता है कि आपने बहुत सारे स्कूल्स में देखा होगा कि यूनिट टेस्ट वगैरह बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम रिविज़न होता है, बस उनको पढ़ाई 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 करवाया जाता है, फाइनल टेस्ट लिया जाता है या तो हाफ ईयरली लिया जाता है बस। इसके अलावा चीज़ें नहीं करवाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बच्चे को रेगुलर रिवीजन कराएँगे, रेगुलर उसे फीडबैक देंगे, अच्छा ही बेटा यहाँ पे आप कमी कर रहे हो, इसको आप सुधारो, तो कहीं न कहीं बच्चा ध्यान देगा कि इस पोर्शन में मैं इस एरिया में वीक हूँ, तो इसमें मैं अपना सुधार करूँ। ऐसे क्या है, बच्चा कन्फ्यूज़ है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर मैं किस चीज़ में लैग कर रहा हूँ। मुझे क्या चीज़ में मेहनत और करनी चाहिए, जिससे कि मैं इसमें अगर इम्प्रूवमेंट करूँगा तो मैं चीज़ें को अच्छे से करके अपने ये सब्जेक्ट को अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या है कि टीचर रेगुलर फीडबैक दे ही नहीं रही है, बच्चों को बता ही नहीं पा रही हैं कि आप किस चीज़ में आप लैग कर रहे हो, क्या आपको कमी है। अगर आप टीचर बता दें उस चीज़ को, तो रेमेडियल क्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जा सकती हैं बच्चों के लिए। तो ये सारी जो कमी है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जो है सेम क्लास में बार-बार रिपीट होता जाता है। आई होप ये आपको स्टैग्नेशन की मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी और उसके रीज़न्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम मेजर्स की बात करें, तो कौन-कौन से मेजर्स जो हैं वो चलाए गए थे, जिससे कि स्टैग्नेशन को हम लोग कम कर सकें। तो सबसे पहला मेजर आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है, टीचर ट्रेनिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम रेगुलर टीचर ट्रेनिंग देंगे, टीचर्स को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि उनकी जो पेडागोजी की जो नॉलेज है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, कौन से वेरियस मेथड से, जैसे कि आप साइंस को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा सकते हो, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हो, प्रैक्टिकली नॉलेज दे सकते हो, जिससे कि बच्चे को और अच्छे से समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने प्लान करी थी कि हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स को प्रोवाइड करनी है, जिससे कि टीचर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करके वही सेम नॉलेज जो है वो स्टूडेंट के पास ट्रांसफ़र करे, जिससे कि बच्चे को और अच्छी तरीके से टॉपिक की नॉलेज हो और अच्छी तरीके से वो चीज़ों को समझ सके और वो अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर कर सके। तो ये हमारा जो मेजर है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो करिकुलम रिफॉर्म। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो हमारा जो
करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड बनाएँगे, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाएँगे, बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएँगे, जिससे कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, बच्चे मोटिवेट हो रहें, बच्चे अपना लूज़ ना करें, अपना इंटरेस्ट को खोएँ ना और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके अपने पढ़ाई को कंप्लीट करें। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम मेजर की बात करें, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात कही थी कि यहाँ पे हमें लगातार बच्चे का मूल्यांकन करना है, लगातार इवैल्यूएशन करना है, प्रॉपर फीडबैक, रेगुलर फीडबैक देना है बच्चे को कि किस एरिया में वो लैग कर रहा है, किस एरिया में वो कमी कर रहा है, क्या उसके साथ दिक्कतें आ रही, वो चीज़ आप बच्चे से पूछो या बच्चे को वो चीज़ देखो, उसकी प्रोग्रेस को मार्क करो और उसे बताओ, उसे रिमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करो, जिससे कि वो अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सके, जो उसे दिक्कतें आ रही है वो उसे वो दूर कर सके और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा सके। तो ये सारे जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी बात करी थी, वो इसलिए क्योंकि कई सारे बच्चों को क्या होता है, स्किल्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, कई बच्चा आर्ट में अच्छा होता है, कई बच्चा म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई बच्चा अ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सभी को मैथ्स अच्छी लगे, सभी को साइंस अच्छी लगे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम वोकेशनल प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाएगी और बच्चा कहीं न कहीं इन फ्यूचर वर्क प्लेस के लिए वो प्रिपेयर हो पाएगा। तो जिससे कि उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। कहीं न कहीं अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, उसे नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो कहीं न कहीं उसका सेफ साइड है कि कल को वो कहीं पे जाके अगर जॉब करना चाहेगा, तो वो चीज़ें उसके लिए नोन रहेंगी, अननोन नहीं रहेगी। बच्चा कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें ऑलरेडी जान चुका होगा। तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की गवर्नमेंट ने बात करी थी, जिससे कि बच्चे की स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह अच्छे से वो ले पाए। तो आई होप ये आपको मेजर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, स्टैग्नेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।